फ्री एस्ट्रोलॉजी कंटेंट के लिए प्ले स्टोर या iOS स्टोर से कॉस्मिक डिकोड ऐप डाउनलोड करें और दिखाई गई लिंक के माध्यम से हमारी ब्लॉगर वेबसाइट पर भी विजिट करें। लिमिटेड ऑफर में केवल 199 रुपए में अपना ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करें। अधिक जानकारी और बुकिंग लिंक के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं केपी एस्ट्रोलॉजी में हाउस अलाइनमेंट फॉर्मूले के बारे में। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये जो भी आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ये केपी एस्ट्रोलॉजी सीखने की सबसे पहली स्टेप होती है। और अगर आपने ये स्टेप मिस कर दी या फिर इसके कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं है, तो आगे के प्रेडिक्शन जो भी आप केपी एस्ट्रोलॉजी में करेंगे उसमें कभी भी आपको परफेक्शन नहीं आने वाला है, या फिर आपका जो प्रेडिक्शन है वो अधूरा रह जाने वाला है। इसलिए इस लेक्चर को ध्यान से सुनिए। बीच में मैं कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ में ये पूरी चीज़ें डिस्कस करूँगा। ध्यान से सुनिए और इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए। और अगर आपने हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बेस कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। हम उस चीज़ के बारे में बात करेंगे जहाँ पर कि हम लोग मैक्सिमम टाइम आके फंसते हैं। अब देखिए वो क्या चीज़ है। मान लीजिए कि एक प्लैनेट है, जो प्लैनेट कुछ हाउसेस सिग्निफाई कर रहा है। जैसे सैटर्न है, वो 7, 10, 11 ये 3 हाउसेस शो कर रहा है। जो सैटर्न का स्टार लॉर्ड है मर्क्यूरी, वो 3, 6, 8 हाउसेस सिग्निफाई कर रहा है। सैटर्न का जो सब लॉर्ड है जुपिटर, वो 2, 9 और 12 हाउसेस सिग्निफाई कर रहा है। और जो जुपिटर का स्टार लॉर्ड है सैटर्न, वो 7, 10 और 11 शो कर रहा है। ठीक है, अब कंबाइंडली देख लेते हैं कि जो सैटर्न है वो कंबाइंड लेवल पे, यानी कि उसके स्टार, उसके सब लॉर्ड और सब लॉर्ड के स्टार लॉर्ड, इन सारे लेवल को जब हम मिला देते हैं तो कंबाइंडली वो क्या सिग्निफाई करके दे रहा है। तो यहां पर देखिए वो ये सिग्निफाई करके दे रहा है 2, 6, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो कुल मिलाकर जब आप इतने सारे नंबर्स एक साथ देख लेते हैं तो आपका जो दिमाग है ना, वो पजल्ड होने लगता है। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है दोस्तों, जो कि केपी एस्ट्रोलॉजी जो भी करते हैं वो फेस करते हैं। मैंने भी की हुई है, इसलिए मुझे ये चीज़ मालूम है। आज मैं आपको इसी चीज़ का सॉल्यूशन देने वाला हूँ कि आप जब भी इस तरीके के नंबर्स देखें, जब भी इस तरीके के हाउसेस देखें, तो आप उनको अलाइन करना सीख जाए। एक बार आप उनको अलाइन करना सीख जाएंगे तो सीधी सीधी बात है, जो कन्फ्यूज़न आपके दिमाग में आ रहा है वो कन्फ्यूज़न टोटली ख़त्म हो जाएगा। अब जैसे एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की बात करते हैं। मान लीजिए कि मैं आपको एक चौराहे पर खड़ा कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ से हर तरफ से गाड़ियाँ आ रही हैं और आप बिल्कुल बीच चौराहे पे खड़े हैं। तो क्या होगा, आप पजल्ड हो जाएंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, किस तरफ देखूं, कौन सी गाड़ी से मुझे बचना है, कौन सी गाड़ी मेरे लिए सेफ है या मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगी। सेम यही होता है जबकि हम केपी एस्ट्रोलॉजी शुरू करते हैं और इतने सारे ढेर सारे नंबर्स हमारे सामने आ जाते हैं और हमको यही समझ में नहीं आता है कि कौन से नंबर से कौन से हाउसेस जो हैं वो हमारे लिए फेवरेबल हैं, कौन से हाउसेस हमारे लिए अनफेवरेबल हैं, या फिर इन हाउसेस को किस तरीके से समझा जाए। तो पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो इस क्लास के अंदर हम क्लियर करने वाले हैं। ध्यान से सुनिए। सो अब हम जो सबसे पहली चीज़ जो बात करेंगे, जो आपको ध्यान रखनी है और इसको आपको नोट करके भी रखना है, वो ये है कि कौन कौन से हाउसेस हैं जो कि हम ग्रोथ हाउसेस की तरह समझ सकते हैं या यूज़ कर सकते हैं, और कौन से हाउसेस ऐसे हैं जो कि कहीं ना कहीं हमको प्रॉब्लम देने वाले हाउसेस हो सकते हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहली एक चीज़ समझिएगा कि जब भी हम केपी एस्ट्रोलॉजी में या एस्ट्रोलॉजी में, चाहे कोई भी मेथड हो, केपी हो, पाराशरी हो, कोई भी हो, तो दो चीज़ों को लेकर चलते हैं। एक होता है इवेंट और एक होता है लग्न। ठीक है, जिसको कि हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, असेंडेंट कहते हैं। ठीक, तो असेंडेंट एक रेफरेंस पॉइंट होता है। असेंडेंट कौन होता है? असेंडेंट हम खुद होते हैं। अगर आपने किसी क्लाइंट की कुंडली अपने सामने ओपन की हुई है तो असेंडेंट यानी कि वो क्लाइंट खुद, हम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, आपकी कुंडली है तो असेंडेंट लग्न यानी कि आप खुद।
ठीक है। तो आपको क्या करना है, कोई भी इवेंट है तो आपको देखना किसके है, आपके रेस्पेक्ट में देखना है। शादी होगी तो आपकी होगी, है ना, लव होगा तो आपका होगा, पढ़ाई होगी तो आपकी होगी, इस तरीके से। सो हाउसेस हम किसके रेस्पेक्ट में देखेंगे, लग्न के रेस्पेक्ट में। अब हम लग्न के रेस्पेक्ट में अगर देखते हैं तो कौन कौन से हाउसेस ग्रोथ हाउसेस की तरह हमारे सामने आते हैं, तो ये नोट करिए, 1 2 3 5 देन 7 9 10 11। ठीक है, ये हाउसेस कौन से हैं जो ग्रोथ हाउसेस की तरह काम करेंगे। उसके बाद में जो हाउसेस प्रॉब्लम दे सकते हैं वो हाउसेस कौन से होंगे, 4 6 8 12। ठीक है, कितने हाउसेस हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। ठीक है, पूरे हमारे पास में 12 हाउसेस हो गए। ठीक है, सो ये ग्रुप जो बना पहला वाला, ये कौन सा हुआ, उसको हम फेवरेबल मान लेते हैं। ये ग्रुप कौन सा बना, ये हम अनफेवरेबल मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर जब भी एस्ट्रोलॉजी की जाती है तो एक रेफरेंस पॉइंट जो बाय डिफॉल्ट चलता है वो कौन सा होता है, लग्न होता है। और दूसरा जो रेफरेंस पॉइंट होता है वो होता है इवेंट। ठीक है, जैसे आप मैरिज बोलेंगे तो मैरिज के लिए जो प्राइमरी हाउस होगा वो कौन सा होगा, 7, है ना। एजुकेशन की बात करेंगे तो एजुकेशन के लिए प्राइमरी हाउस कौन सा होगा, 4th। तो आप अगर 5th हाउस की बात करेंगे तो 5th हाउस कौन सा हाउस हुआ, अगर आप लग्न के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो 5वां हुआ, लेकिन अगर आप इस चौथे भाव के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो कौन सा भाव होगा, वो होगा 2nd भाव, है ना। चौथे के बाद में 5वां, तो चौथे से गिनेंगे तो चौथा 5वां, कौन सा हाउस हुआ, दूसरा हाउस। तो इस तरीके से 2 रेफरेंस पॉइंट लेकर चलते हैं एस्ट्रोलॉजर हमेशा। ठीक है, अब इसमें से यहीं पर सबसे बड़ा कंफ्यूजन आता है जो कि मैं आपको आगे क्लियर करूंगा, इसलिए ध्यान से सुनिएगा कॉन्सेप्ट को। सो यहाँ पर 2 तरीके के रेफरेंस होते हैं। ये जो हाउसेस हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 5 7 9 10 एंड 11, ये आप इवेंट के रेस्पेक्ट में भी देख सकते हैं, है ना। जैसे 5वां भाव जो है 4th हाउस के रेस्पेक्ट में कौन सा है, 2nd। ठीक है, और लग्न के रेस्पेक्ट में कौन सा है, 5th। लग्न यानी कि आपका 1st हाउस। ठीक है, सो 1st हाउस के रेस्पेक्ट में कौन सा हुआ, ये हुआ 5th हाउस। तो ये दोनों ही रेफरेंस के साथ में आप इस तरीके के ग्रोथ हाउस और ऑब्स्टेकल हाउस के ग्रुपिंग जो है वो बना सकते हैं। ठीक है, और एस्ट्रोलॉजर इन दोनों को एज अ रेफरेंस यूज करते हैं और यहीं पे आके सबसे बड़ा कंफ्यूजन जो है वो क्रिएट हो जाता है। लेकिन ये कंफ्यूजन अभी आगे की क्लास जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूंगा। सो ये चीज़ ध्यान रखिए कि ये 2 रेफरेंस पॉइंट होते हैं और इन रेफरेंस पॉइंट के को लेकर जब आप ग्रुपिंग करते हैं तो एक ये वाली ग्रुपिंग बनती है फेवरेबल की और ये बनती है एक अनफेवरेबल की। अब आप सोचेंगे कि 4th हाउस आपने अनफेवरेबल में क्यों लिया है, सो आप इसको माइनर मान सकते हैं। ये कोई बहुत मेजर अनफेवरेबल नहीं है, माइनर अनफेवरेबल है। ठीक है, मेजर जो अनफेवरेबल होते हैं वो 6 8 और 12 हाउसेज हम लेकर चलते हैं। ठीक है, सो 4 बहुत माइनर है बट हमने उसको यहाँ पर लिया हुआ है। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपके इमोशंस के साथ में कनेक्ट होता है। ठीक है, अब हम आगे की चीज डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पर इस पूरे के पूरे एनालिसिस को, ये जो हम हाउस अलाइनमेंट का जो फॉर्मूला हम लोग यूज कर रहे हैं, इस फॉर्मूले में कुछ रूल शीट है। ठीक है, सो उस रूल शीट में सबसे पहला रूल क्या है जो आप लोगों को ध्यान रखना है, सबसे पहली चीज कि हम लोग क्या गलती करते हैं, हम लोग हमेशा गलती करते हैं कि सैटर्न 3 1 3 10 11, मान लीजिए ये लिखा हुआ सैटर्न के आगे, तो हम क्या बोलते हैं, सैटर्न कौन से नंबर दे रहा है, 3 10 और 11। सो आपको ये गलती नहीं करनी है, आपको कभी भी क्या नहीं बोलना है या कभी क्या नहीं समझना है, इनको नंबर्स नहीं समझना है, क्योंकि ये नंबर्स नहीं है। अगर आप इनको नंबर समझेंगे तो आप पहली स्टेप में गलती कर जाएंगे। ठीक है, और आगे भी इसी तरीके से गलती करते रहेंगे। क्यों, क्योंकि आपने इसको अपनी हैबिट बना लिया है। तो आपको हैबिट क्या बनानी है, आपको हैबिट ये बनानी है कि आपको हमेशा इनको क्या बोलना है, आपको इनको हाउसेस बोलना है। सैटर्न क्या दिखा रहा है, सैटर्न 3rd हाउस शो कर रहा है, 10th हाउस शो कर रहा है, 11th हाउस शो कर रहा है। यानी कि सैटर्न आपको क्या क्या दे सकता है, आपको करेज दे सकता है, आपको प्रोफेशन से रिलेटेड एक्टिविटी दे सकता है, और आपकी
जो डिज़ायर फुलफिलमेंट है उसमें आपकी हेल्प कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये इन हाउसेस को सिग्निफाई कर रहा है। सो अगर आप इनको नंबर बोलेंगे तो कभी भी आप इनको हाउस के साथ में कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहली मिस्टेक जो हम करते हैं वो आपको नहीं करनी है। दूसरी चीज़ कि जो भी इवेंट आप ले रहे हो, इवेंट कुछ भी हो सकता है भाई। इवेंट हो सकता है शादी, इवेंट हो सकता है फॉरेन जाना, इवेंट हो सकता है नौकरी करना, इवेंट हो सकता है बिजनेस में प्रॉफिट लाना, इवेंट हो सकता है शेयर मार्केट में कब मैं पैसा लगाऊं उसका समय डिसाइड करना। कुछ भी चीज़ इवेंट हो सकती है। सो जब भी आप इवेंट की बात करते हैं तो इवेंट कभी भी सिंगल हाउस से ड्राइव नहीं होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप पैसा कमाते हैं, तो आप पैसा कैसे कमाते हैं? आप या तो नौकरी करते हैं। जब आप नौकरी करते हैं तो आपके साथ कौन जुड़ जाता है? एक नौकरी तो जुड़ी जाती है, एक कंपनी जुड़ जाती है, एक आपका जो ओनर है वो जुड़ जाता है, क्योंकि वो आपको सैलरी देता है, तब जाके आप पैसा कमा पाते हो। इसलिए आपका पैसा कमाना आपके सेल्फ और आपके एम्प्लॉयर, इन दोनों चीज़ों पर डिपेंड करता है ना। इसलिए कोई भी इवेंट जब एग्जीक्यूट होता है तो अकेला अपने कारण एग्जीक्यूट नहीं होता है, उसको कुछ सपोर्टिंग एनवायरनमेंट की भी ज़रूरत पड़ती है जिसके कारण वो अपने आप को एग्जीक्यूट कर पाए, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल आपको पढ़ना है तो आप अकेले नहीं पढ़ सकते, आपको कोई ना कोई टीचर की ज़रूरत है। ठीक है, इसलिए हम लोग स्कूल जाते हैं। सो पढ़ाई जो है वो स्कूल के साथ ऑटोमेटिकली लिंक हो जाती है। सो इस तरीके से आपको चीज़ों को देखना है। सो सबसे पहले ये देखिए कि उस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है ना। जैसे शादी होगी तो शादी के लिए हम एक जो हमारा भाव है वो तो फिक्स है 7th हाउस। लेकिन जब शादी होगी तो क्या फैमिली बढ़ेगी? 100% बढ़ेगी। शादी होगी तो क्या आपकी विश या आपकी डिज़ायर का फुलफिलमेंट होगा? 100% होगा। तो शादी के लिए जो सपोर्ट, शादी के लिए जो मेन हाउस है वो तो 7th है, और उसको सपोर्ट करने वाले हाउस कौन कौन से हैं? 2 और 11 है। तो अकेला 7वां भाव आपकी शादी नहीं करा सकता, आपको इन 2 हाउसेस की भी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले ये देखिए कि इवेंट क्या है और उस इवेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए कौन कौन से हाउसेस की आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट जो स्टेप है उसमें ये देखिए कि आप जो हाउसेस देख रहे हैं वो इवेंट के रेस्पेक्ट में कैसे हैं और लगने के रेस्पेक्ट में कैसे हैं। अब ये कौन कैसे देखोगे? आप ये देखोगे इस वाली स्लाइड में जो मैंने आपको बताया था कि किसी भी हाउस को अगर आपने रेफरेंस मान लिया है, अगर आपने छठे भाव को पकड़ा है, छठे भाव को आपने रेफरेंस माना है, तो छठे से अगला भाव अगर आपने बोला 7वां, तो ये कौन सा होगा? ये होगा दूसरा भाव। ठीक है, तो आप क्या कहोगे कि छठे भाव के साथ में कौन सा आ रहा है? दूसरा भाव आ रहा है। तो दूसरा भाव क्या अच्छा है? तो यहाँ देखिए, हाँ, ये अच्छे वाली लिस्ट में है। तो छठे भाव को साथ में अगर 7वां भाव आ रहा है तो वो क्या करेगा? उसको सपोर्ट करेगा। लेकिन छठे के साथ में अगर मान लीजिए कौन सा आ गया? 5वां आ गया, तो आप क्या बोलोगे? ये कौन सा भाव है? ये तो 12वें नंबर का है। 12वें नंबर का भाव कहाँ पर आ रहा है? अनफेवरेबल वाली लिस्ट में। तो क्या करेगा? ये उसका नुकसान करेगा, है ना। तो आपको ये जो हाउसेस हैं ये दोनों रेफरेंस पॉइंट से देखना है कि लग्न के रेस्पेक्ट में कौन सा भाव आ रहा है, मतलब पहला आ रहा है कि 12वां आ रहा है कि छठा आ रहा है। और इवेंट के रेस्पेक्ट में भी देखिए कि कौन सा आ रहा है, छठा आ रहा है, 8वां आ रहा है, 12वां आ रहा है, किस तरीके का आ रहा है। और यहाँ पे आप कंफ्यूज भी होगे। सो उस कंफ्यूजन के इलाज में आपको आगे बताने वाला हूँ। अब उसके बाद में क्या करिए, जो हाउसेस फेवरेबल की कैटेगरी में आ रहे हैं उनको ग्रीन मार्क कर लीजिए, और जो अनफेवरेबल की कैटेगरी में आ रहे हैं उनको रेड मार्क कर लीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल एक हाउस आ रहा है 6th हाउस। ये 6th हाउस कैसा आ रहा है? ये आ रहा है लग्न के रेस्पेक्ट में छठा भाव आ रहा है। ठीक है, तो छठा भाव तो अच्छा नहीं है, तो आप क्या कर दोगे? इसको रेड कर दोगे। 5वां भाव आ रहा है अगर लग्न के रेस्पेक्ट में, 5वां भाव तो अच्छी पोजीशन है, तो आप उसको ग्रीन कर दोगे इस तरीके से। तो बस केवल ये 4 रूल्स हैं, इन 4 रूल्स को आपको ध्यान रखना है, बड़ी आसानी से आपका काम हो जाएगा। ठीक है, ये 4 रूल आपने समझ लीजिए। ये 4 रूल आपने समझ लिए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम 2 प्रैक्टिकल एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। ठीक है, कौन कौन से प्रैक्टिकल एग्जाम्पल? एक हम डिस्कस करेंगे मैरिज का और एक हम डिस्कस करेंगे एजुकेशन का। और इस चीज़ को ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहाँ पर आपका ये जो लग्न का और जो दूसरा बेसिकली इवेंट का जो इवेंट के रेस्पेक्ट में हम लोग बात कर रहे हैं वो कन्फ्यूज़न आपके दूर हो जाएंगे।
अब सबसे पहली चीज़ कि मैरिज के लिए जो हाउस ग्रुपिंग है वो कौन सी चलती है। प्राइमरी हाउस चलता है 7 और सपोर्टिंग हाउस चलते हैं 2 और 11। ठीक है, अब मान लीजिए कि हमारा एक प्लैनेट है सैटर्न। ठीक है, वो सैटर्न खुद 7वें घर में बैठा है और उसकी राशि 10वें और 11वें भाव में है। सो इस प्रकार से उसने क्या आपको क्या हाउसेस सिग्निफाई कर दिए, 7, 10 और 11 हाउसेस सिग्निफाई कर दिए। सैटर्न का जो स्टार लॉर्ड है वो है मर्क्यूरी, वो आपको कौन कौन से हाउस दे रहा है, 3, 6 और 8। अब इसका जो सब लॉर्ड है सैटर्न का वो कौन है, जुपिटर, वो क्या दे रहा है आपको, 2, 9 और 12। और जुपिटर का जो स्टार लॉर्ड है वो अगेन सैटर्न है। ये हमारे एजम्पशन है, हो सकता है आपको जब आप कुंडली देखें तो अलग आपको कॉम्बिनेशन मिले, ये मैंने समझाने के लिए एक कॉम्बिनेशन बताया है। तो सैटर्न क्या दे रहा है, ये ऊपर हमने देखा ही है, 7, 10 और 11 हाउसेस दे रहा है। ठीक है, अब देखिए यहां पर सबसे पहली चीज मेन भाव कौन सा है, 7वां। 7वें के रेस्पेक्ट में कौन कौन से भाव आ रहे हैं, 7वें के रेस्पेक्ट में कौन कौन से भाव आ रहे हैं, चलो 2 कैटेगरी नहीं बनाते, एक ही बनाते हैं। कौन कौन से आ रहे हैं, 10, 11, 3, 6, 8, ठीक है, 9, 2, 12। ठीक है, ये हाउसेस आ रहा है। अब पहले से चालू करते हैं, 7th के रेस्पेक्ट में देखते हैं। 7th के रेस्पेक्ट में 10वां भाव कौन सा है, 7, 8, 9, 10, चौथा भाव है तो अनफेवरेबल लिख दिया। ठीक है, 11वां भाव कौन सा है, 5वां भाव पड़ेगा, फेवरेबल लिख दिया। तीसरा भाव कौन सा आएगा, 7, 8, 9, 9वां भाव आएगा, फेवरेबल लिख दिया। छठा भाव कौन सा आएगा, 12वां भाव आएगा, तो कौन सा लिख दिया, अनफेवरेबल लिख दिया। 8वां भाव कौन सा आएगा, दूसरा भाव, तो हमने क्या लिख दिया, फेवरेबल लिख दिया। 9वां भाव 7, 8, 9 कौन सा आएगा, तीसरा भाव आएगा, तो हमने क्या लिख दिया, फेवरेबल लिख दिया। दूसरा भाव कौन सा आ रहा है, 8वां भाव आ रहा है, तो हमने क्या लिख दिया, अनफेवरेबल लिख दिया। 12वां भाव कौन सा आ रहा है, छठा भाव आ रहा है, तो हमने क्या कर दिया, इसको अनफेवरेबल लिख दिया। ठीक है, किसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं हम लोग, 7वें भाव के रेस्पेक्ट में। अब यही चीज अगर आप असेंडेंट के रेस्पेक्ट में देखोगे तो 10वां भाव कौन सा रहेगा, फेवरेबल। 11वां कौन सा रहेगा, फेवरेबल। तीसरा फेवरेबल, छठा अनफेवरेबल, 8वां भाव अनफेवरेबल, 9वां भाव फेवरेबल। ठीक है, दूसरा भाव फेवरेबल और 12वां भाव कौन सा रहेगा आपका, अनफेवरेबल। अब देखो यहाँ कंफ्यूजन किस में हो रहा है, 7वें भाव से देख रहे हो तो अनफेवरेबल आ रहा है, लग्न से देख रहे हो तो फेवरेबल आ रहा है। दूसरा यहाँ पर देखो ये भी वही कंफ्यूजन है कि लग्न अनफेवरेबल दिखा रहा है लेकिन इवेंट जो है वो फेवरेबल दिखा रहा है। 10वां भाव देखोगे यहाँ भी वही कंफ्यूजन है। अब इस कंफ्यूजन का मैं आपको आंसर बताता हूँ। ठीक है, इस कंफ्यूजन का आंसर ये है कि अल्टीमेटली आप यहाँ पर नोटिस करो, क्या नोटिस करो कि जो मैरिज है वो किसकी हो रही है, वो तो लग्न की हो रही है। ठीक है, इसलिए आपको सबसे पहला प्रेफरेंस किसको देना है, वो आपको देना है लग्न का। यानी कि लग्न के रेस्पेक्ट में वो चीज़ कैसी होनी चाहिए, फेवरेबल होनी चाहिए। सो यहाँ पर ये जो 10वां भाव है, इस 10वें भाव को आप अल्टीमेटली क्या मान लोगे, इसको अल्टीमेटली आप फेवरेबल मान लोगे। क्यों, क्योंकि लग्न के रेस्पेक्ट में ये फेवरेबल है। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाओ, देखो छठे भाव पे आ जाओ। छठे भाव पे ये भी 7वें के रेस्पेक्ट में भी अनफेवरेबल है, लग्न के रेस्पेक्ट में भी अनफेवरेबल है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, अल्टीमेटली ये छठा भाव जो है वो अनफेवरेबल हो जाएगा। वैसे ही 12वें भाव को आप नोटिस करोगे तो 12वें भाव में लग्न के लिए भी अनफेवरेबल है, मैरिज के लिए भी अनफेवरेबल है, तो आप क्या मान लोगे, इसको अनफेवरेबल मान लोगे। अब आप आ जाओ 8वें भाव पे, जहां पर कि लोग बाग सबसे ज्यादा फंसते हैं, गलती करते हैं। 8वें भाव को आप कैसे देख रहे हो, 7वें का तो दूसरा है, तो आपने दूसरे के हिसाब से क्या बोल दिया कि हाँ भाई मैरिज को ये सपोर्ट करेगा। लेकिन अल्टीमेटली क्या है, अल्टीमेटली ये लग्न के रेस्पेक्ट में अगर आप देखोगे तो अनफेवरेबल। लग्न कौन, आप खुद, तो शादी किसकी हो रही है, आपकी खुद की हो रही है, तो आपकी खुद की शादी हो रही है और ये अनफेवरेबल है, तो हम इस भाव को अनफेवरेबल मानकर चलेंगे। हालांकि होता क्या है कि 8वां भाव या छठा भाव या 12वां भाव ऐसा नहीं है कि हमेशा अनफेवरेबल रिजल्ट ही मिलते हैं। ठीक है, जैसे अगर 8वां भाव है तो आपको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी भी दिला देता है, तो
कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके लिए ये जो है हमेशा अनफेवरेबल ही रहेगा, फेवरेबल भी रह सकता है, लेकिन हम इसको अनफेवरेबल की कैटेगरी में लेकर ही चलेंगे। क्यों? क्योंकि असेंडेंट के रेस्पेक्ट में अनफेवरेबल है। तो आपको किसको प्रेफरेंस देने हैं बेसिकली, जो आपको कंफ्यूजन है ना कि हम अब सेवंथ के रेस्पेक्ट में भी देख रहे हैं, असेंडेंट के रेस्पेक्ट में भी देख रहे हैं, तो अल्टीमेटली हम प्रेफरेंस किसको देंगे? तो हम प्रेफरेंस देंगे असेंडेंट को। क्यों? क्योंकि यही तो सब कुछ है, सारे के सारे इवेंट हो तो इसी के लिए रहे हैं। ठीक, सो यहाँ पे आपका ये वाला जो कंफ्यूजन है वो कंफ्यूजन अब खत्म हो जाएगा। ठीक है, सो आपको किसको प्रेफरेंस देके चलनी है ये बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए, असेंडेंट को आपको प्रेफरेंस देकर चलनी है। अब हम नेक्स्ट आते हैं, दूसरा एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। ठीक है, वो एग्जाम्पल है एजुकेशन का। एजुकेशन में देखिए क्या होता है, प्राइमरी कस्प जो है या प्राइमरी हाउस जो है वो फोर्थ है, और नाइन्थ और टेंथ जो है वो उसके सपोर्टिंग है। अब इसके पीछे लॉजिक समझिए। केपी एस्ट्रोलॉजी में जो एजुकेशन का प्रॉमिस, बेसिक एजुकेशन का प्रॉमिस देखा जाता है वो फोर्थ हाउस से देखा जाता है। नाइन्थ हाउस से हायर एजुकेशन का प्रॉमिस देखा जाता है, प्लस नाइन्थ हाउस किस लिए क्या चीज दिखाता है, ये आपके हायर विजडम को भी दिखाता है। ठीक है, और 11th क्या दिखाता है, ये आपका विश फुलफिलमेंट दिखाता है। तो एजुकेशन के लिए विजडम का होना जरूरी है, अच्छे नंबर के लिए 11वें भाव यानी कि विश फुलफिलमेंट का होना जरूरी है। अगर आपके कॉम्बिनेशन में 4, 9 और 11 आ जाते हैं तो इसका मतलब आपको एजुकेशन का प्रॉमिस काफी अच्छा है आपकी कुंडली में। ठीक है, आप बिल्कुल आंख बंद करके बोल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए वही चार्ट है, हमने क्या चेंज कर दिया, सैटर्न में 7 से हटा के यहाँ पर हमने 4 डाल दिया है। ठीक, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 4, 10, 11 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर भी देखिए वही नंबर आ रहे हैं। अब कंफ्यूजन क्या होगा, आप यहाँ पर अगर जो इवेंट है, इवेंट क्या है, एजुकेशन। अब इवेंट के जो मेन हाउस है वो कौन सा, फोर्थ। अब फोर्थ के रेस्पेक्ट में देखो कि 9वां कौन सा है और 11वां कौन सा है। ठीक है, और यहाँ पे आपको पूरा लॉजिक क्लियर हो जाएगा। चौथे के रेस्पेक्ट में नाइन्थ हाउस की पोजीशन देखो, यहाँ कहाँ से गिनेंगे, चौथे से गिनेंगे। तो चौथा, 5वां, छठा, 7वां, 8वां और 9वां, कितने हो गए, छठा भाव आ रहा है। ठीक है, यानी कि नाइन्थ हाउस जो है वो सिक्स्थ है, कहाँ से, फोर्थ से, छठा भाव आ रहा है। छठा भाव कैसे लेते हैं हम लोग, अनफेवरेबल। वैसे आप 11वें को देखोगे, ठीक है, तो चौथे से गिनो, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, कौन सा भाव आ रहा है, 8वां भाव आ रहा है ना। यानी कि फोर्थ के रेस्पेक्ट में देखोगे तो ये कौन सा भाव हो गया, ये हो गया 8वां भाव। ठीक है, कौन सा है 8वां भाव, अनफेवरेबल। लेकिन ये तो आपने कोर कॉम्बिनेशन बना रखा है यहाँ पर कि अगर ये नहीं मिलेगा तो पढ़ाई अच्छी नहीं होगी, ये केपी में बोला जाता है, बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। अब यहाँ पर देखो कि अगर आप इसी चीज को इवेंट के रेस्पेक्ट में देख रहे हो ना, तो जो सपोर्टिंग हाउसेज हैं वही अनफेवरेबल की कैटेगरी में आ रहे हैं। और यहाँ पे जब भी हम इस तरीके, जो केपी के स्टूडेंट्स होते हैं वो कहाँ पे घूम जाते हैं, यहीं पे आके घूम जाते हैं। ठीक है, बट आप परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको सॉल्यूशन मिल गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन क्या है। अब आप असेंडेंट के नज़र से देखिए, पढ़ाई किसको करना है, असेंडेंट को करना है ना। असेंडेंट कौन है, आप खुद हो, पहला भाव हो। ठीक है, पहला भाव यानी कि आप खुद। ठीक, तो पढ़ाई किसको करना है, आपको खुद को करना है, यानी असेंडेंट को करना है। अब असेंडेंट के रेस्पेक्ट में देखो कि 9th हाउस कैसा, 9th हाउस तो बहुत ही बढ़िया है। 9th हाउस तो है ही लक का, वो ऐसा भाव है जो कि आपको कम मेहनत में बहुत सारी बड़ी बड़ी चीजें दिलवाने की क्षमता रखता है ना। आपको हायर विजडम देता है, आपको लक देता है, आपको गुरु देता है, आपको फादर देता है, सारी चीजें देता है जो कि आपको सपोर्ट कर सकती हैं। 11th हाउस असेंडेंट के रेस्पेक्ट में अगर 11th हाउस आ रहा है तो ये समझ लीजिए कि बच्चे के नंबर्स भी बहुत अच्छे आएंगे पढ़ाई में, अगर ये कॉम्बिनेशंस बनते हैं। क्यों? क्योंकि ये हाउस ही विश फुलफिलमेंट का है। ठीक है, अगर बच्चा कम भी पढ़ेगा ना तो भी उसके नंबर बहुत अच्छे आएंगे। सो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पर ये जो भाव है किसको प्रेफरेंस दिया है, ये फेवरेबल है, तो हमने प्रेफरेंस किसको दिया, हमने लग्न को प्रेफरेंस दिया है। सो अगर आप इन दोनों का फाइनल देखोगे तो इन दोनों का फाइनल हम मानेंगे फेवरेबल, इसको भी हम मानेंगे फेवरेबल। क्यों? क्योंकि ये लग्न के रेस्पेक्ट में फेवरेबल। ठीक है, सो यहाँ पर बेसिकली आपको मैंने जो कॉन्सेप्ट समझाया है उस कॉन्सेप्ट का एक कंक्लूजन फिर से आपको बता देता हूँ
कि आपको हमेशा ये कन्फ्यूज़न होगा, आप जिससे भी पढ़ोगे केपी एस्ट्रोलॉजी, जहाँ से भी पढ़ोगे, जो भी वीडियो देखोगे, हमेशा आपको ये बातें बताई जाएंगी कि ये तो भाई इवेंट के रेस्पेक्ट में छठा आ रहा है, ठीक है, तो ये खराब है। लेकिन ये देखो कि वो असेंडेंट के रेस्पेक्ट में कैसे आ रहा है। अगर इवेंट के रेस्पेक्ट में भी अनफेवरेबल में आ रहा है, लग्न के रेस्पेक्ट में भी अनफेवरेबल में आ रहा है, तो उसको अनफेवरेबल की कैटेगरी में डाल दो। लेकिन अगर वो इवेंट के रेस्पेक्ट में अनफेवरेबल है लेकिन लग्न के रेस्पेक्ट में फेवरेबल है, असेंडेंट के रेस्पेक्ट में फेवरेबल है, तो आप उसको फेवरेबल मान लो। और जब आप उसको फेवरेबल मान लोगे तो फिर ऑब्वियस बात है आपके जो डिसीजंस है वो डिसीजन करेक्ट होने शुरू हो जाएंगे। तो अब आपको क्या करना है, जो रूल शीट मैंने बताई थी कि रेड और ग्रीन के ग्रुप बनाओ। ग्रीन मतलब कि फेवरेबल और रेड यानी कि अनफेवरेबल। अब यहाँ पर देखो, एजुकेशन के प्रॉमिस में फेवरेबल ढूंढो, ठीक है। सो यहाँ पर सबसे पहले पकड़ो थर्ड हाउस को, यहाँ से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब थर्ड हाउस क्या है, फोर्थ का 12th हाउस है। सो केपी एस्ट्रोलॉजी का बहुत सीधा सीधा फंडामेंटल है कि किसी भी हाउस का 12वां हाउस फलों की हानि करता है। सो हम इसको डिनाई नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल करता है, सही बात है। लेकिन चूंकि ये लग्न के रेस्पेक्ट में खराब नहीं है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं करेगा, इसलिए हम इसको सपोर्ट में ले लेंगे। क्यों? क्योंकि ये इंसान की सेल्फ एफर्ट का भाव है, यानी कि व्यक्ति अपनी एजुकेशन में सेल्फ एफर्ट करेगा ही करेगा, ठीक है। थोड़े बहुत अप डाउन चलेंगे, क्यों? क्योंकि फोर्थ का 12th भाव आ रहा है, लेकिन फिर भी हम इसको फेवरेबल में ही लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर छठे भाव को देखो आप, छठा भाव कौन सा है? छठा भाव चौथे से गिनो, 4 5 6, चौथे का तीसरा है, लेकिन जो लग्न है उसका कौन सा है? उसका छठा भाव आ रहा है। लेकिन अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखो कि छठा भाव जो है वो आपको अप्स एंड डाउन्स दे सकता है, लेकिन वो आपको कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में सहायता भी कर सकता है। इसलिए छठा भाव जो है हम फेवरेबल अनफेवरेबल दोनों में लेकर चलेंगे। इस तरीके से आपको दिमाग लगा के चलना है। अनफेवरेबल मान सकते हो, लेकिन कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में, जॉब के केस में, जो सिक्स्थ हाउस के खुद के सिग्निफिकेशंस होते हैं उनमें 100% हेल्प करेगा। यहाँ पर अब 8वां भाव आ रहा है, 4 5 6 7 8। आप इवेंट के रेस्पेक्ट में देखोगे तो 5वां भाव है, लेकिन असेंडेंट के रेस्पेक्ट में देखोगे तो कौन सा? 8वां भाव। कहाँ पर ले लोगे आप? अनफेवरेबल में इसको ले लोगे, ठीक है। चलो छठे को भी अभी हम अनफेवरेबल में ही लेके चलते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। छठा अनफेवरेबल में ले लिया हमने, 12वां जो है उसको भी हमने अनफेवरेबल में ले लिया, ठीक है। 12वां कौन सा है? असेंडेंट का 12वां है, ठीक है। और आप अगर इससे देखोगे तो 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, कौन सा भाव आ रहा है? 9वां भाव आ रहा है, ठीक है। लेकिन हम लग्न के रेस्पेक्ट में ही फाइनल कर रहे हैं चीज़ों को, इसलिए हम इसको क्या करेंगे? अनफेवरेबल में ले लेंगे। अब फाइनली मैं आपको एक सारा का सारा कंक्लूड करके बता देता हूँ। अब यहाँ पर देखो कि फेवरेबल के लिए जो आपको नंबर चाहिए थे वो कौन से चाहिए थे? 4 9 11 जो मिल रहे हैं क्या आपको? यस, 4 9 11 मिल रहे हैं। अब इसके साथ में जो सपोर्टिंग हाउस आपको मिल रहे हैं वो कौन कौन से मिल रहे हैं? आपको सेकंड 3 के साथ में आपको 2 मिल रहा है, वो भी आपको सपोर्ट करेगा। 10 मिल रहा है, वो भी आपको सपोर्ट करेगा। और 4 9 11 ये तो आपको मिल ही रहे हैं, 4 9 11 ये मिल रहे हैं। तो ये आपको फेवरेबल हाउसेस जो हैं वो यहाँ पर ज़्यादा मिल रहे हैं, अनफेवरेबल हाउसेस आपको यहाँ पर कम मिल रहे हैं। सो इस हिसाब से आप जो है ओवरऑल एनालिसिस क्या करोगे कि बच्चे की पढ़ाई जो है वो अच्छी चलेगी, लेकिन बीच में उठापटक भी चलती रहेगी। अभी उठापटक कब चलेगी? जब उन प्लैनेट्स का जो कि 6 8 12 के भाव को एक्टिव करने वाले हैं उनका टाइम आएगा। अदरवाइज आप इस तरीके से बोल सकते हो कि हाँ, फेवरेबल पोर्शन जो है वो ज़्यादा दिख रहा है इसके अंदर, अनफेवरेबल पोर्शन कम दिख रहा है, इसलिए ओवरऑल जो है पढ़ाई की स्थिति अच्छी है। सो इस तरीके से आपको इन चीज़ों को मिलाकर आपको एनालिसिस निकालना है। और दोस्तों इसी चीज़ को कहा जाता है केपी एस्ट्रोलॉजी के अंदर हाउस अलाइनमेंट का फॉर्मूला या हाउस अलाइनमेंट की मेथड। सो मुझे लगता है कि अब आपको ये जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। अदरवाइज आप 1 2 बार वीडियो को और देख सकते हैं, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर अपने दिमाग में कर लीजिए। क्यों? क्योंकि अगर आपको ये चीज़ क्लियर नहीं होगी तो आपके कोई भी प्रेडिक्शन आगे चल के कंप्लीट नहीं होंगे, अधूरे रह जाएंगे।
सो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।